हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? चलो पुराना सुनाओगे थोड़ा मेरे को? बताओ। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति का अग्निवंश का सिद्धांत कौन देता है? चंद बरदाई अपनी कौन सी बुक में? चंद बरदाई का वास्तव में नाम क्या था? अच्छा, कौन से पर्वत पे कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन है? इस बात का समर्थन कौन करते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विगराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चौहानों को चंद्रवंशी कौन कौन बताता है? फांसी अभिलेख और कौन सा? अचलेश्वर अभिलेख। अच्छा, चौहानों को ब्राह्मण कौन कौन बताता है? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो, दशरथ शर्मा। कायम रासो किसने लिखी थी? न्यामत खां का एक और नाम। अच्छा, चौहानों को इंद्र का वंशज कौन बताता है? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। चौहानों को विदेशी कौन बताता है? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? कौन सी झील के आसपास का इलाका? इनकी राजधानी कौन सी? जैसे आजकल हम क्या कहते हैं, चौहानों ने कहां कहां राज किया था? सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा में। सांबर में चौहानों का संस्थापक कौन था? उसने स्थापना कब की? ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? प्रबंध कोश किसने लिखी थी? और उसने कौन सी झील बनाई थी? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? पहले ये किसके सामंत थे? गोवक कौन से प्रतिहार के दरबार में था? नागवट सेकंड ने इसे क्या उपाधि दी थी? चंदन राज की रानी का नाम क्या था? आत्मप्रभा का एक और नाम क्या था? कौन सी झील में? कौन से भगवान जी की? कितने दीपक जलाकर? और कौन सी क्रिया में निपुण थी वो? 108 युद्ध किसने जीते थे? उसके बेटे का नाम क्या था? वो कहां चला गया था? नाडोल चला गया था। अच्छा, गोविंद थर्ड ने किसके साथ मिलकर गजनवी को रोक लिया था? ऐसा कौन सा मुस्लिम इतिहासकार कहता है? उसकी उपाधि क्या थी? कौन सी किताब में ये उपाधि है? अच्छा, इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था? दौलतराज थर्ड। साहबुद्दीन को किसने हराया था? बगुली शाह को किसने हराया था? अजमेर की स्थापना किसने की थी? कब की थी? क्या निर्माण करवाया था? किला क्या बनवाया था? कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? किस धातु के सिक्के चलाए थे? किसको हराया था इसने? गर्जन मातंगो। किसको हराया? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या चढ़ा के आया था? किसके बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? अंतिम समय में क्या बन गया था? और राजा किसको बना दिया था? अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर क्या बनवाई? पुष्कर में क्या बनवाया था? वराह मंदिर। कौन से संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था? खरतरगच। कौन से? दो जैन विद्वान थे इसके दरबार में, देवबोध और धर्म घोष। मालवा के कौन से राजा को रहा? गुजरात के कौन से राजा को रहा? जय सिंह सिद्धराज की कौन सी राजकुमारी से शादी की? गुजरात के कौन से राजा से हार गया और अपनी कौन सी राजकुमारी की शादी की? अरुणराज को कौन मार देता है? जगदेव को कौन हटा देता है? विगराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का, ऐसा हमें कौन बताता है? उसने गजनी के कौन से राजा को रहा? खुसरो शाह। कौन सी किताब के अनुसार? ललित विग्रहराज। अच्छा, उसने गुजरात के कौन से राजा को रहा? उसने दिल्ली के कौन से वंश को रहा और तोमरों को अपना क्या बना लिया था? उसने कौन सा स्तंभ लगवाया था? अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे उसने कौन से नगर की स्थापना की थी? बिशलपुर में क्या क्या बनवाया था? उसने कौन सा नाटक लिखा था? ये 12वीं के कौन से नाटक पर आधारित? अजमेर में किसकी स्थापना की थी? संस्कृत पाठशाला, जिसको क्या कहते थे? इसकी दीवारों पर कौन सी की पंक्तियां थी? हरकेली। और इस पाठशाला को किसने तोड़ा? किसमें बदल दिया? किसमें? मस्जिद। जिसे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। कितने दिन का उर्स लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसकी उपाधियां क्या क्या थी? बिसल देव और कवि बंधु। कवि बंधु किसने कहा था? कौन इसकी तुलना कालिदास और भवभूति के साथ करता है? सोमदेव की बुक का नाम बताओ। ललित विग्रहराज। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? किसकी? विग्रह चतुर्थ। और नरपति नाला ने कौन सी बुक लिखी? बिसल देव रासो। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? ये कौन सी भाषा में लिखी गई, जो कि कौन से जिलों में बोली जाती है? विग्रह चतुर्थ का कौन सा बेटा राजा बना?
अपर गंगे को कौन हटा देता है? पृथ्वीराज सेकंड का एक हरियाणा में कौन सा अभिलेख मिलता है? उसके अनुसार उसने हांसी में क्या बनवाया था और वहां पे किसकी नियुक्ति की थी? और उसका धोड़ गांव में अभिलेख मिला, कौन से मंदिर से मिला? रूठी रानी का नाम क्या मिलता उसमें? सुहाव देवी। क्या नाम था? और वो कहती है कि उसके पति ने राज्य कैसे प्राप्त किया था? उसने मैनाल में कौन सा मंदिर बनवाया था? गुजरात में कौन से राजा का बचपन बीता था? उसने कोंकण के कौन से राजा को मार दिया था? किसको? उसकी रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी किसकी राजकुमारी थी? सोमेश्वर ने अजमेर में किस किस की मूर्तियां लगवाई? अपनी जता अपने पिता। पिता का नाम क्या था? कौन सा मंदिर बनवाया था? कौन सा अभिलेख लगवाया था? बिजोलिया अभिलेख कौन से ईस्वी का है? कौन से मंदिर में लगा हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर में कौन से दिगंबर जैन ने लगवाया था? ये किसके द्वारा रचित किया गया था? किसी ने लिखा था इसको? किसने खोदा था इसको? इसके अनुसार चौहान कौन से ब्राह्मण है? कौन से चौहान ने सांबर झील बनवाई थी? कौन से चौहान ने दिल्ली जीत ली थी? कौन से चौहान ने रेवणा गांव दिया था? सोमेश्वर की उपाधि क्या मिलती है? इसमें नागौर का नाम क्या मिलता है? जालोर का नाम क्या है? नाडोल का नाम क्या है? भीनमाल का नाम क्या था? उत्तमाद्री किसका नाम था? विजयावल्ली किसका नाम था? नागहरिद किसका नाम था? मंडलकर किसका नाम था? दिल्ली को क्या कहा गया? इसमें प्रशासनिक विभाजन कैसे मिलता है? देश, पत्तन, पुर, पल्ली और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? गांव की बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? प्रतिगण का मुखिया क्या कहलाता था? परिग्राही। क्या कहलाता था? जो मंदिरों को भूमि अनुदान दिए जाते वो क्या कहलाते थे? डोहली। क्या कहलाते? डोहली कहलाते थे। पृथ्वीराज के पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी का नाम क्या था? वो कितने साल में राजा बना? इसलिए सरंगसिका कौन थी? कौन से मंत्रियों के सहयोग से राज करती? कौन से दो चचेरे भाइयों का विद्रोह दबाता है? नागार्जुन ने राजधानी कहां बना ली थी? कौन सी जनजाति का विद्रोह दबाता है? वो कहां पर विद्रोह कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर। वो ऐसा कब कर रहे थे? इसकी जानकारी हमेशा कौन सा जैन राइटर देता है? जनपति सूरी। महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? महोबा का राजा कौन था? क्योंकि उसने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? किसको महोबा का प्रशासक बनाया गया? किसको? पंचवंत राय को। परमार्दी देव चंदेल के सेनापतियों के नाम बताओ। आला और उदय। इतना ही बेटा, चलो आगे। मैंने बताया था कि घर में समस्या थी, घर की समस्या थे नागार्जुन और अपर गंगे। राज्य में समस्या थी, वो थे भंडानक। पड़ोसियों में समस्या थी, एक पड़ोसी परमार्दी देव चंदेल, एक पड़ोसी गुजरात वाले। गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य। और चालुक्यों और चौहानों की लंबे टाइम से बनती। सोमेश्वर का जरूर उधर ननिहाल था तो उसके टाइम में को पंगा नहीं हुआ, बाकी सबके साथ इनके पंगे चल ही रहे थे। तो चालुक्यों के साथ लड़ाई चल रही। इन दिनों जो चालुक्यों का राजा था उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? भीम सेकंड चाहता कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, पृथ्वीराज चाहता उसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लिखो, नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर। नागौर का युद्ध। किस किस के बीच में नागौर का युद्ध? पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। कहां का राजा भीम सेकंड चालुक्य? गुजरात। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दो बड़े राजाओं में युद्ध का बड़ा कारण है कि दोनों ही अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते? देखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर।
दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर। साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? हम ये भी कह सकते हैं चौहानों और चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देखो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। एक कारण यह हुआ था, आबू है आबू, आबू में परमार वंश था। कौन सा परमार वंश था? कौन सा वंश था? और यह परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? इन दोनों की इच्छा थी इसे विवाह कर ले। किस किस की इच्छा थी? पृथ्वीराज और किससे शादी करने की इच्छा थी? पर इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। भीम इस बात पे नाराज था। लिखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। But she was married with पृथ्वीराज। But she was married with पृथ्वीराज। लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। But she was married with पृथ्वीराज। तो भीम इस बात से भी नाराज चल रहा था। युद्ध हुआ, उसकी सेनाएं आगे, नाडोल है, नाडोल अपना, नाडोल लगभग बाउंड्री थी। गुजरात वालों की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी, पृथ्वीराज की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी। वहां से वो नाडोल से आगे बढ़ा, नागौर की तरफ आ गया। यहाँ लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला था। तभी उस भीम का एक सेनापति आता है। उस सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? वो आया और उसने आका, क्या लड़ रहे हो यार, अब छोड़ो, लड़ाई बंद कर दो। तो चलते युद्ध के बीच में संधि करवाने के लिए जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम क्या था? किसकी तरफ से आया जगदेव प्रतिहार? भीम से। भाई जो हार रहा होता संधि का प्रस्ताव लेके, तो उसी की तरफ से आएंगे। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए, अलग से लाइन लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच क्या करवा दिया था? किस किस के बीच में लड़ाई है? पृथ्वीराज और भीम सेकंड। पृथ्वीराज कौन से वंश का? चौहान। और भीम सेकंड कौन से वंश का? कौन सी राजकुमारी के लिए? वो कौन से वंश की? समझौता कौन करवा रहा है? वो कौन से वंश का है? चौहान चालुक्य परमार प्रति। पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। वैसे लड़ाई किस किस के बीच में? चौहानों और चालुक्यों। किसके चक्कर में? परमारों। समझौता कौन करवा रहा है? याद रह जाएंगे। तो पड़ोसियों में लड़ाई चल रही है। एक तो महोबा वालों से लड़ाई चल रही है, एक किसे चल रही है? गुजरात। अब एक लड़ाई चल रही है यूपी में। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कौन सी जगह? और कन्नौज में देखो, मैंने एक वंश बताया था, गहेड़वाल बताया था। और गहेड़ वालों का एक राजा इन दिनों बना हुआ था, जयचंद। क्या नाम था? तो जयचंद के पृथ्वीराज के बीच में नहीं बन रही। पृथ्वीराज कौन से वंश का है? चौहान। जयचंद कौन से वंश का है? गहेड़वाल। लिखो, नया हेडिंग डालो, चौहान गहेड़वाल विवाद। चौहान गहेड़वाल डिस्प्यूट। चौहान गहेड़वाल विवाद, चौहान गहेड़वाल डिस्प्यूट। किस किस के बीच में होगा? चौहानों का तो कौन है? पृथ्वीराज। उधर गहेड़ वालों की तरफ से कौन है? जयचंद। और जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी।
अब क्यों कोई विवाद था इनके बीच? लिखो विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के कारण। विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। एक कारण तो यह था कि चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था। विगराज के बाद में दिल्ली किसके पास में थी? चौहानों। जयचंद को ऐसा लगता था कि यार दिल्ली मेरे पास होनी चाहिए। यूपी में जो कोई रहा है उनको लगता है कि दिल्ली हमारे पास होनी चाहिए। मतलब इवन आज दिन तक आप देखेंगे तो भारत के जो ज्यादातर प्रधानमंत्री बने हैं वो कहां से रहे हैं? भारत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भारत का रास्ता, मतलब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। आप गांधीनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक चुनाव कहां से लड़ना पड़ा? बनारस, कि भाई वहां जनसंख्या ज्यादा है। आज तो कर लो जनसंख्या ज्यादा इसलिए लोकसभा की सीटें ज्यादा है, लोकसभा की सीटें ज्यादा तो अपने आप यूपी के पास पावर ज्यादा आ गई। पर उस टाइम गंगा यमुना का दबाव पूरा यूपी लिए बैठा था, इसलिए यूपी पैसे वाली जगह थी। पैसे वाली जगह थी तो इनको लगता है कि यार अपना दिल्ली पे भी कब्जा होना चाहिए, या उल्टा कह दो दिल्ली पे जिसका कब्जा होता उसका कब्जा कहां पर होता? यूपी। पर अब की बार दिल्ली पे कब्जा किए बैठे थे अजमेर के चौहान। जयचंद चाहता था कि दिल्ली पर उसका कब्जा होता। एक तो किसको लेकर लड़ाई है इनके बीच में? एक नंबर लगा के लिखो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। ये दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते हैं। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। मैं लास्ट क्लास में आपको आला और उदल की कहानी सुना रहा था। पता नहीं आपने कितना ध्यान दिया कितना नहीं दिया। मैंने कहा था आला और उदल परमार्दिदेव चंदेल से नाराज थे, और जब वो नाराज थे तब वो जयचंद के पास कन्नौज चले गए थे, बताया था मैंने। तो जब वो आला उदल फिर परमार्दिदेव चंदेल की तरफ से लड़ने के लिए आए तो उन्होंने जयचंद को कहा कि भाई जयचंद, इतने दिन हम तेरा साथ दे रहे थे, अब तू हमारा साथ दे। तो जब चौहानों में और परमार्दिदेव चंदेल में, या पृथ्वीराज में और परमार्दिदेव चंदेल में जब लड़ाई चल रही थी तो जयचंद किसकी सहायता कर रहा है? किसी कर रहा है? अब पृथ्वीराज इस बात से नाराज था, भाई लड़ाई मेरे और चंदेलों के बीच में, तू फालतू में दाढ़ भात में मुसल चंद, तेरा क्या लेना देना है? लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग पृथ्वीराज चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज, परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। एक कारण फिर पृथ्वीराज रासो बताता है कि जयचंद की एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता नाम करके राजकुमारी थी, और वो और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संयोगिता ने जाके जयचंद को कहा कि पिताजी, मैं यदि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? पृथ्वीराज। और जयचंद ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तुम किसी से कर सकती हो, लेकिन पृथ्वीराज के साथ हम तुम्हारी शादी। और कहते जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? स्वयं वर, अपना वर खुद चुन। और भारत के सभी राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया कि राजकुमारी संयोगिता अपना वर स्वयं चुनना चाहती है। सारे राजा और राजकुमार नियत समय पर नियत स्थान पर अपने रिज्यूमे के साथ उपस्थित हो जाए। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, तमाम राजा और राजकुमार आए हुए। संयोगिता एक एक से जा जाके पूछ रही थी कि बता मेवाड़ पूरा याद है कि नहीं है, प्रस्तावना पूरी सुना दे मेरे को, है ना, नागरिकता के कितने अधिनियम तेरे को याद है, करंट पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसी है। लेकिन किसी भी राजकुमार को सब कुछ याद। फाइनली वरमाला लिए हुए संयोगिता घूम रही है, एक भी हॉल में बैठे हुए लोगों में से उसको पसंद ही नहीं आया। वो हॉल से बाहर निकली। कहा जाता है कि जयचंद ने भारत के तमाम राजा राजकुमारों को बुलाया था सिवाय पृथ्वीराज के, और उसका कहना था पृथ्वीराज की औकात इतनी नहीं है कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए, पृथ्वीराज केवल मेरा गेट कीपर बन सकता है। तो उसने गेट कीपर वाली जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा रखी थी कि इसकी औकात इतनी है कि वहां जहां जहां चप्पलें खोलते हैं, जहां गेट शुरू होता है, बस वहां द्वारपाल बन सकता है, अंदर आने की इसकी औकात नहीं। संयोगिता बाहर गई। संयोगिता ने जाके गेट कीपर को माला डाल दी। उसने कहा अपने जो प्यार करते हैं तो किससे करते हैं? पृथ्वीराज से। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज बाहर तैयार खड़ा था, वो संयोगिता को वहां से किडनैप करता है, वहां से उठा के ले जाता है। जयचंद की सेना पीछा करती है, लेकिन पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। एक ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे क्या कर लिया था? विवाह। इसलिए भी जयचंद उससे क्या चल रहा था? नाराज। लिख लो, लिखो, पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर।
पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर। पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस मानुसी छिल्लर। मूवी आई थी विजय पृथ्वीराज, उसमें संयोगिता कौन बनी थी? मानुसी छिल्लर। संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर। ये कहानी पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज। और अपने ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का ही अभी तक ये नहीं पता चला वो सच्चा है कि झूठा है ना। पृथ्वीराज रासो की बहुत बहुत सारी बातें हिस्ट्री से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज रासो की खूब सारी बातें जब आप हिस्ट्री की बाकी सोर्स से मेल करते हो ना तो गलत हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो अभी तक भी हिस्टोरिकल नहीं माना गया है। पृथ्वीराज रासो एक अच्छी पोइट्री है, बहुत अच्छा काव्य है, उसे हिंदी साहित्य में पढ़ा जाए, लेकिन हिस्ट्री लायक बातें उसके अंदर अभी तक क्या है, कम। पर चूंकि भारत में प्रेम कहानियां बड़ी प्रसिद्ध होती है इसलिए लोगों के और कुछ याद रहा नहीं रहा, ये पक्का याद है। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने तो नकारा, उन्होंने कहा साहब झूठी बात है, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, भारत में थोड़ी इस प्रकार की चटपटी बातें दूर तक चली जाती है इसलिए लोग अब तक चटकारे ले लेकिन बातों को सुनते रहते हैं, बाकी ऐसी कोई सच्ची बात हुई नहीं थी। पर एक इतिहासकार है, उनको ना भाई साहब हुआ था, मैं मानता हूं इसको। उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? इसी के कोष्टक में लिखो, ये जो लाइन लिखी इसी के कोष्टक में लिखो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा की बुक का नाम लिख लो यहीं, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिख लो नीचे, यहीं अलग से बॉक्स में बंद कर लो। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प्रारंभिक चौहान राज्य। अच्छे राइटर हुए हैं दशरथ शर्मा। अपने आजादी के बाद के जो भी इतिहासकार हुए ना उनमें 3 अच्छे इतिहासकार, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। क्या क्या नाम बताओ? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। दोबारा बोलो। है ना, कभी आप इंटरव्यू देने जाओ या सामान्य बातचीत में आपसे कोई पूछे कि राजस्थान हिस्ट्री की 3 शर्माज, 3 शर्माज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कौन कौन है, तो कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। ना आजादी की बात, आजादी से ठीक पहले अपनी सबसे अच्छी हिस्ट्री को लिख के गए थे, तो लिखे गए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन लिखे गए? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लिख रहा था वो था कर्नल जेम्स टोड। कौन था? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ कौन लिखे गया? कर्नल जेम्स टोड। उसकी हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां हैं, स्वाभाविक बात है, विदेश का आदमी था, हमारी भाषा को भी ढंग से समझता नहीं था, हमारी कल्चर को भी नहीं जानता था। तो जितना जैसा जो लोगों ने बताया, पढ़ा, सुना, उसके आधार पर उसने हिस्ट्री लिखी। हम इस बात के लिए उसके ग्रेटफुल है, उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया कि पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो वो बंदा था कर्नल जेम्स टोड। उसकी हिस्ट्री में जो गलतियां थी उनको सही करके, कुछ नई बातें जोड़ के हिस्ट्री को सही करने का प्रयास किया था गौरी शंकर हीराचंद। दुर्भाग्य है हमारा कि जिस साल देश आजाद हुआ था, देश आजाद होता अगस्त में, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई थी। पहले ही ओझा जी की डेथ हो गई थी। तो ओझा जी की डेथ के बाद में राजस्थान हिस्ट्री का जो काम ओझा जी शुरू करके गए थे उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर नई बातें जोड़ने का या उन पुरानी बातों को किसी को सही करने का काम किया, वो थे फिर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। तो दशरथ शर्मा की एक बुक है, उसका नाम क्या? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। क्या नाम है? और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी झूठी नहीं है। क्या है? तो कौन सा इतिहासकार स्वीकार करता है? कौन सी बुक में स्वीकार करता है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज को अपने घर में पंगे चल रहे हैं, किससे? नागार्जुन अपरगांगे। राज्य में पंगा चल रहा है, किससे? भंडानक। पड़ोसियों में पंगा चल रहा है, किससे? महोबा, गुजरात, कन्नौज। महोबा का राजा कौन है? परमार्दी चंदेल। गुजरात का राजा कौन है? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज का राजा कौन है? जयचंद। कौन है? जयचंद, जो कि कौन से वंश का? गहड़वाल। कौन से वंश का? महोबा वाले कौन से वंश के?
चंदेल कौन से हैं? चंदेल। गुजरात वाले कौन से वंश के? और कन्नौज वाले कौन से वंश के? पड़ोसियों से चली रही थी। इन्हीं दिनों विदेशी आक्रमण को हो रहे थे। चौहान हम पढ़ रहे हैं लगातार गजनी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? इस बार फिर गजनी की तरफ से एक बंदा आक्रमण करने जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। उधर गजनी की तरफ से आगे बढ़ता है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। वो पाकिस्तान वाला पंजाब क्रॉस करता है, अपने वाले पंजाब में आता है। अपने वाले पंजाब में अभी अपने पास एक जगह, उसका नाम है बठिंडा। नाम सुना है? उस समय बठिंडा को बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? उसने तबर हिंद पर आके कब्जा कर लिया। जब गौरी ने तबर हिंद पे कब्जा किया तो पृथ्वीराज ने पूछा उससे, पृथ्वीराज दिल्ली का राजा है, दिल्ली उसके अधीन है। साहब किधर? तो इधर कैसे आ सकता है, ये हमारा है। इस बात को लेकर दोनों को बीच तनातनी भी। उधर से गौरी बठिंडा से आगे बढ़ता है, इधर से पृथ्वीराज दिल्ली से आगे बढ़ता है। अब पंजाब से आगे आओगे तो हरियाणा, आप दिल्ली से आगे आओगे तो भी हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? और वहां पर इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? लिखो, तराइन का पहला युद्ध। तराइन कहां पड़ता है? द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और गौरी। मोहम्मद गौरी। गौरी कहां का है? गजनी। कहां का है? गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। लिखो कारण, युद्ध के कारण। बड़े राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण तो साम्राज्य विस्तार की नीति है। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। उसमें गौरी तो ज्यादा ही करना चाहते। पृथ्वीराज ने, ये तो फिर भी भारत वाले तो अपने अपने इलाके में थे, वो तो इधर वाले इलाके में आ रहे थे, वॉयलेशन कर रहे थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि चौहानों और गजनी के राजाओं में भी लंबे समय से दुश्मनी थी। देख लो गजनी से कब लड़ने लगे हैं आप, तब से पढ़ने लगे हो कि महमूद गजनवी को गोविंद थर्ड ने रोक लिया। दुर्लभ राज इब्राहिम से लड़ता है। तो आपका विगराज थर्ड जो है वो आपका शाहबुद्दीन से लड़ता है। पृथ्वीराज जो फर्स्ट है वो आपका बाद में बगुली शाह से लड़ता है। अजय राज जो है गर्जन मतंगों से लड़ता है। इधर आपका अरुण राज था, तुर्कों को हरा के वहां पर बाद में अना सागर बनवाता है। विगराज चतुर्थ है वो बाद में खुसरो शाह से लड़ता है। लगातार लड़ाई चली रही है। लिख लो, चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and kings of Ghazni for a long time. चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and kings of Ghazni for a long time. चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and kings of Ghazni for a long time. एक कारण मैंने बता ही दिया कि उसने बठिंडा पर कब्जा कर लिया था। बठिंडा को उस समय बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? तो तबर हिंद पर कौन कब्जा कर लेता है? तबर हिंद आजकल क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है? उसने यहाँ पे कब्जा किया और कब्जा करके अपने एक बंदे को यहाँ का प्रशासक बना दिया था, जियाउद्दीन। किसको बनाया था? किसने? गौरी। लिखो, अगला कारण लिख लो। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद, कोष्टक में बठिंडा लिखना। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद। तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था। एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था। एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था। एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जियाउद्दीन को क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। किसने? गौरी।
लड़ाई होती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। कौन जीत जाता? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। दिल्ली में कौन हुआ करते? तोमर। तो दिल्ली का एक तोमर लड़ने के लिए साथ में गया हुआ था, उसका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? तो दिल्ली का एक बंदा, उसका नाम है गोविंदराज तोमर। क्या नाम है? पृथ्वीराज के साथ लड़ाई करने के लिए गया हुआ है। ये कहते हैं कि जो गोरी था, गोरी के आगे वाले दांत तोड़ देता है, प्रथम मारता है उसके दांत तोड़ देता है। उसको घायल करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? लिखो, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, गोविंदराज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। किसको घायल कर दिया था? किसने? ऐसा कहानियां हैं कि गोरी को घायल किया, घायल करने के बाद गोरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में पकड़ के लेके, और जैसे दरबार में लेकर पृथ्वीराज ने पूछा कि हाँ भाई गोरी बता, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या? गोरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, आज लड़ाई की, आज के बाद ऐसी कोई लड़ाई मैंने धूड़ खाई, आइंदा से तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखूंगा नहीं, प्लीज एक बार वापस चले जाने दे। और पृथ्वीराज ने कहा खोल दो भाई इसको, भाग जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। जो मंत्री वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा अरे पृथ्वीराज गलती कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ रहे हो उसको? या तो पकड़ के जेल में डालो या मार दो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी, यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई सेना पर कभी भी आक्रमण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम दादे परदादे हमारे ये करते आए थे, हम इस बंदे को मार कैसे सकते हैं पकड़ के? मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। वह व्यक्ति जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो, उस पर यह सिद्धांत भी लागू। हम भारत के किसी व्यक्ति को यदि माफी मांगने पर छोड़ देते हैं, वो नहीं, उसकी अगली 7 पीढ़ियां इस एहसान के तले दबी रहती, वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि यार इन लोगों ने कभी मेरी जान बख्शी थी, ये आदमी एहसान फरामोश है, कर्तघ्न है, एक बार तू छोड़ेगा वापस सेना लेके आएगा, वापस लड़ेगा, इसलिए प्लीज इसको मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा मंत्री महोदय मैं इतना नहीं जानता था कि मेरे मंत्री इतने डरपोक है। कैसे? तुम बार बार करे हो कि वापस अटैक कर देगा, तो क्या तुम्हारी तलवारों में जंग लगा है? और मंत्री ने कहा नहीं नहीं जंग वंग तो नहीं लगा। तो क्या तुम्हें डर, मरने से डर लगता है, लड़ने में डर लगता है? उनका नहीं। फिर क्या दिक्कत है, दोबारा आएगा दोबारा लड़ लेंगे। ठीक है साहब भेज दिया जाए। गोरी को भेज दिया, और गोरी कहा आप पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। गोरी ने कहा ठीक साहब। गोरी तराइन से थोड़ा पीछे की तरफ गया, गजनी नहीं गया, बीच में वापस रुक गया। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को कहा कि वो रुक गया बीच में, वो वहां पर नहीं गया। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा गोरी के पास कि तूने कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर गया क्यों नहीं? उसने कहा सॉरी भाई साहब, एक बात और थी, उस दिन मैं डरा हुआ था तुम्हारे दरबार में, इसलिए पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि मैं हार गया हूं, वो छुरे की धार तेज कर रहा है, मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा हलाल करेगा मेरे को हलाल, इसलिए प्लीज थोड़े दिन मेरे को यहां पर बैठे रहने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, भैया का गुस्सा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यार हमारे गड़बड़ियां करेगा? पृथ्वीराज ने कहा। उसने कहा चिंता मत कीजिए भाई साहब, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब गोरी थोड़ा सा तराइन से हटके बैठा है, पृथ्वीराज को फिर भी लगा क्या पता ये गड़बड़ी करे, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गोरी के सामने जाके बैठ गया एहतियातन, यदि कुछ करे तो अपने रोक लेंगे इसको। लेकिन थोड़े दिनों में नोटिस किया कि गोरी वाकई कुछ नहीं कर रहा, गोरी शांति से चुपचाप बैठा है, उल्टा कभी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में मिल जाए तो नमस्ते और करके जाए, नमस्ते भैया मेरे लायक कोई सेवा तो बताना, कल मैंने सुना आपकी संयोगिता भाभी की एनिवर्सरी थी, बधाई हो, मेरी तरफ से आपको बुके भेंट किया जाता है। और पृथ्वीराज लगा ठीक ही मामला है, बंदा ज्यादा तंग अपने को कर नहीं रहा। तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को वापस भेजना शुरू किया। अपने सेनापति को कहा कि तू भाई गुजरात जा, उधर वो चालुक्यों से अपनी नहीं बन रही, क्या पता चालुक्य अटैक कर दे, तू वो महोबा देख ले, चंदेलों से भी अपनी नहीं बन रही, क्या पता चंदेल अटैक कर दे, तू उधर कन्नौज चला जा, क्या पता गहडवाल उधर से अटैक कर दे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापति सारे लौटाने शुरू किए। सेनापतियों ने पूछा कि राजा तुम हम सबको भेज रहे हो,
यदि गौरी ने अटैक कर दिया तो उसने कहा ना ना ये कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में, कर देगा तो मैं देख ताक लूंगा इसको। गौरी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वो पिछले साल भर से जब से वहां पर बैठा हुआ था इन चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसकी सेना कितनी है, कौन कौन से सेनापति है, कौन सी सेना लौट गई, कौन सी सेना आई है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कितने हथियार है, उसको सारी पता। और मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अपने वाले इस मामले में निश्चिंत थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये कोई तरीका तो नहीं होता, लड़ेंगे तो आमने सामने आके लड़ लेंगे। एक दिन गौरी को ऐसा कुछ पता चला कि पृथ्वीराज की सेना कम है। गौरी को यह भी पता चला कि पृथ्वीराज की सेना रात को 2 बजे पार्टी करके सोई है और ये नशे में पूरे चूर है। वो 5 बजे के आसपास सुबह आक्रमण करता है, जब पृथ्वीराज की पूरी सेना सो रही थी, वो सोती हुई सेना को काट देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गौरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गौरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गौरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गौरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये त्राइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध? त्राइन का, देखो त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। अगले ही साल है ना, 1191 की जगह बस 92 में लिख लो, बाकी तो सेम ही लिखना है। लिख लिया? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई, गौरी वन दिस बैटल। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई, गौरी वन दिस बैटल। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड हिम। तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड हिम। एंड वॉज किल्ड इतना ही लिख लो, तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड। तथा उसे मार दिया। मारने के पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी जो तुर्कों का एक राइटर सुनाता है, उस राइटर का नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? गौरी के टाइम का और उस टाइम का एक इतिहासकार है। इतिहासकार का नाम क्या है उसका? और हसन निजामी एक बुक लिखता है, इस बुक का नाम था ताज उल मासिर। क्या नाम था बुक का? ताज उल मासिर। किसकी बुक है ताज उल मासिर? क्या नाम बुक का? क्या नाम है? ताजुल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी अपनी इस ताजुल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया। उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है, इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? लिखो। हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम। पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम।
पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम। बुक का नाम लिख लो, हसन निजामी की पुस्तक, बुक ऑफ हसन निजामी। क्या नाम है बुक का बताओ? ताज उल मासिर। क्या नाम बुक का? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी की। क्या नाम है? ताजुल मासिर। किसकी बुक है ताजुल मासिर? हसन निजामी की बुक का नाम क्या है? तो एक तो ये तुर्कों की तरफ से कहानी है, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक ताजुल मासिर, जिसमें हसन निजामी कहता है कि हमने यहाँ पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, हमने उसको अजमेर का राजा बनाया। थोड़े समय बाद उसने हमारी अधीनता मानने से मना कर दिया, उसने हमारे खिलाफ विद्रोह किया। इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के उसको मार दिया। एक कहानी तो ये। एक कहानी सुनाता चंदबरदाई। कौन सुनाता है? चंदबरदाई कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहां से गजनी ले गए। कहां पे ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया वहां पर। चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर कहा, क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया। एक तूने हमारे राजा को पकड़ा, जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल दी। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती। हमारी कहती है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो कहती है उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंद्रबरदाई कहता है मैंने पृथ्वीराज गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चलाते। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसी मजाक नहीं करते यार। किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है। उसको क्या पता कहां से आवाज आई? चंद्रबरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है? हमारी संस्कृति में तो है कि किसी समय अयोध्या के पास एक नदी बहती थी, सरयू। कौन सी नदी थी? महाराज दशरथ जो कि अयोध्या के सम्राट थे, अक्सर सरयू नदी के पास में रात को एक मचान तान कर ऊपर बैठ जाया करते, और सरयू जी के अंदर जंगल का कोई जानवर जब पानी पीने के लिए आता और छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ वहीं से तीर मारते और शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार घूम रहा था। अंधे माता पिता को जब रात को प्यास लगी, वो पानी लेने के लिए सरयू जी में गया। उन्हें सरयू जी में जैसे ही अपना बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने अपना तीर छोड़ा, अपना शब्द भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर वो भाग कर गए। उन्होंने देखा कि पशु की जगह मनुष्य छटपटा रहा था वहां पर। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तरुण कुमार ने कहा कि अब इतना बताने का समय नहीं है राजन, मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए तड़फ रहे होंगे, प्लीज जाके उनको पानी पिला दो तुम। दशरथ उनके पास पानी लेकर गए, लेकिन दशरथ के मुंह से बोल तक ना फूटा, ना बता पाए इस बात को कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। अंधे माता पिता को भी पदचाप से ये तो पता चल गया कि उनका बेटा नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। उन्होंने रोते रोते पूछा कि जो हुआ वो हो चुका होगा, प्लीज तुम हमें बताओ तो सही क्या बात हुई है। दशरथ ने बताया कि मेरे तीर से तुम्हारा बेटा मर चुका है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूं, तुम दोनों को 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूं, वो तमाम तीर्थ जो श्रवण कुमार तुम्हें कराता मैं करा दूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। अंधे माता पिता ने कहा कि जब बेटा ही मर गया तो अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, पर हे महाराज दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के। समय का चक्र घूमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजा बनाया कर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जैसे श्रवण कुमार के। चंद्रबरदाई ने कहा गौरी, शब्द भेदी बाण ना होता तो महाराज दशरथ को वनवास ना जाना पड़ता, यदि वनवास ना जाते तो मां सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारी पूरी रामायण इस चक्कर में है क्योंकि राजा दशरथ को क्या चलाना आता था। और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोरी बेटा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज।
पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंद्रबरदाई, मुझे नहीं पता कि गोरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंद्रबरदाई कहता, मैंने कहा उसको कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी, 24 गज, गज होता है गज, फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले, फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गोरी को मार दिया। चंद्रबरदाई कहता है कि जैसे गोरी मरा, गोरी के सैनिक हम पर झपटे, लेकिन मैंने और पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी देखना कभी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, जैक स्पैरो, जैक स्पैरो। तो कहता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में जो कोई फंसता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता है। और जैक स्पैरो कहता फिर ये कहानियां सुना था कौन है, ये बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ये करते हैं वो करते हैं। हम हालांकि इसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रबरदाई के बेटे हुए थे जलहण। कौन हुए थे? और हम कहते हैं इस कहानी को किसने पूरा किया था? जलहण। हम ये कहानी जलहण बताते हैं। पर पुनः मैं उसी बात पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिस्ट्री है या नहीं अभी तक पता। एक गंभीर लोचा है पृथ्वीराज रासो में। मेवाड़ में महाराणा वे राज सिंह जी, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने एक झील बनाई राजसमंद। राजसमंद झील के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत का अभिलेख लगवाया जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, जो कि 1676 ईस्वी की तब की है। जब महाराणा राज सिंह जी राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान में भिन्न भिन्न इलाकों में भेजे कि जाओ उन क्षेत्रों की हिस्ट्री लेके आओ। कि मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए बाकियों का इतिहास भी तो पता होना चाहिए। क्या पता बूंदी की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई बात हो, क्या पता जोधपुर की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई 2 बातें मिल जाए जो अपने वाली हिस्ट्री में नहीं है। मेवाड़ मारवाड़ वालों ने लिखा होगा भाई मेवाड़ वालों ने अटैक किया था, हमने उसको हरा दिया था। ये बात मेवाड़ वालों ने नहीं लिखी, लेकिन किसने लिख दी? मारवाड़ वालों ने। तो तमाम जगह की हिस्ट्री लेके आओ। जब उनका कोई एक दूत अजमेर पहुंचा तो उसके पास एक बंदा है, उस बंदे ने आके कहा मेरे पास अजमेर का इतिहास। कौन सा? उसने कहा पृथ्वीराज रासो है मेरे पास। कौन सा पृथ्वीराज रासो? उसने कहा जो चंद्रबरदाई ने लिखा था। कौन चंद्रबरदाई? जो पृथ्वीराज के दरबार में। पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति के समय मिलती। कब मिलती है? पृथ्वीराज 1192 के अंदर किस्सा खत्म है। 1676 में जाके आप बुक पढ़ रहे हो 400-500 साल बाद, तब तक कई नमक मिर्च लगे होंगे। इसलिए इतने गंभीर लोचे आ गए इस बुक के अंदर कि आपस में उलझ के रह जाती है बुक, और बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनसे मैच नहीं कर पाती। ये बुक ये कहती है कि पृथ्वीराज की जो मम्मी थी वो दिल्ली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि नहीं वो कलचुरी थी और त्रिपुरी की थी, कर्पूरी देवी नाम था उसका। जबकि वो नाम ही अलग बताता है उसका, उसका जगह भी अलग बताता है, उसके पिता का नाम अलग बताता है। इसलिए खूब सारी बातें आपस में रोड़ा रप्पा हो गई। इसलिए अभी तक हम उस बात को सत्य मानते नहीं, पर फिर भी ये 2 बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हसन निजामी कहता है यहीं पकड़कर अजमेर का राजा बनाया, थोड़े टाइम बाद बगावत की, फिर पकड़ के मार दिया। चंद्रबरदाई कहता नहीं, गजनी लेके गए थे, पहले आंखें निकाली थी, फिर उसको वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अपना न्यूट्रल सा ये है इसके अंदर कि यहां से पकड़ के लेके गए हैं वो गजनी, आंखें निकालियों के बाद मार दिया। और तुर्कों में एक साधारण सा काम हुआ करता था, दुश्मन को पकड़ के लाया करते थे, बीच में खड़ा करके बाटे मार मार के मार दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, बहुत क्रूर सी मौत उधर दे दी होगी उन्होंने। तो ये तराइन के 2 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का अपना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपना सवाल दूसरा है। अपना सवाल यह है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था, कैसे मृत्यु हुई, ये बहुत अलग विषय है। कोई अपने से कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए, पर अपने से यह पूछेंगे कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था। देखो पृथ्वीराज की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज। अभी हमने एक बात पढ़ी कि पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के महोबा वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के कन्नौज वालों से नहीं बनती। इसलिए किसी भी राजा ने उसका साथ, देखो पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद चल रहे थे। पृथ्वीराज हैड डिस्प्यूट्स विद हिज नेबर स्टेट्स। पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद चल रहे थे। पृथ्वीराज हैड डिस्प्यूट्स विद हिज नेबर स्टेट्स। पृथ्वीराज हैड डिस्प्यूट्स विद हिज नेबर स्टेट्स। पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद चल रहे थे। अतः किसी भी राजा ने पृथ्वीराज की गोरी के खिलाफ सहायता नहीं की। सो नो किंग हेल्प पृथ्वीराज अगेंस्ट गोरी। अतः किसी भी राजा ने गोरी के खिलाफ पृथ्वीराज की सहायता नहीं की।
So no king helped पृथ्वीराज अगेंस्ट गौरी। अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। सो नो किंग हेल्प पृथ्वीराज अगेंस्ट गौरी। हम अभी कह रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज ने अपनी सेना वापस लौटानी शुरू कर दी थी, इसलिए पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले क्या हो गई थी? कम, क्योंकि उसके जो बाकी सेनापति थे बाकी बाउंड्री पर भेज दिए गए थे। देखो तराइन के दूसरे युद्ध में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन के दूसरे युद्ध में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन के दूसरे युद्ध में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले कम थी। पृथ्वीराज हैड लेस आर्मी देन गौरी। पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले कम थी। पृथ्वीराज हैड लेस आर्मी देन गौरी। पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले कम थी। पृथ्वीराज हैड लेस आर्मी देन गौरी। क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स, अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे। वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज, अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे। वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज, मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज। उसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे। देखो हम खानवा के युद्ध में जब हार के कारण पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि बयाना के बाद 1 महीने का टाइम मिल गया था बाबर को। तो हम पढ़ रहे थे कि सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त 1 महीने का, कितने महीने का? बयाना फरवरी में और खानवा कब हो रहा है? यहाँ तो 1 साल का है। यहाँ तो कितना है लिखो। तराइन के पहले युद्ध के बाद, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, तराइन के पहले युद्ध के बाद, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, तराइन के पहले युद्ध के बाद, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। पृथ्वीराज गेव एनफ टाइम टू गौरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। पृथ्वीराज गेव एनफ टाइम टू गौरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। पृथ्वीराज गेव एनफ टाइम टू गौरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। ये तो कुछ कमियां हैं पृथ्वीराज के अंदर जिनकी वजह से पृथ्वीराज क्या कर रहा है? हार रहा है। जीता कौन? गौरी, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही। एक पक्ष हारता उसका कमियां है, दूसरा पक्ष जीता तो उसमें क्या कुछ अच्छी बात। यदि गौरी 1 साल तक पृथ्वीराज को यह कह के वहां पर बैठा रहता है कि मैं वापस चला गया तो भाई मार देगा, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है, अपनी बातों में लगा रहा है। 1 साल तक न केवल उसने पृथ्वीराज को बातों में लगाया रखा बल्कि अपनी सेना को अच्छा किया और मौके की पूरी तलाश की कि कब पृथ्वीराज की सेना कम पड़ती है जब वो उस पर अटैक करे। इसका मतलब अच्छा डिप्लोमेट, कूटनीति समझते हो है कि कई बार आपको युद्ध में आमने सामने लड़ने से युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध की पहले की तैयारी पृथ्वीराज की अच्छी है, गौरी की अच्छी? देखो गौरी एक अच्छा सेनापति था। गौरी वॉज ए गुड कमांडर। गौरी एक अच्छा सेनापति था। गौरी वॉज ए गुड कमांडर। तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी। तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी। तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी। कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। 2 बातें सेम वही लिखेंगे जो हम खानवा में लिख रहे थे। काफी सालों तक ये हमारी कमी बनी रही थी कि बाहर के जो भी लोग आते थे वो घोड़े लेके आते थे। हमारे लड़ने का तरीका क्या था? हाथी। जब भारत की लड़ाइयां होती तो हाथी हाथी लड़ रहे थे, बराबर का सा मामला होता था। पर जब घोड़ों और हाथियों की लड़ाई होती तो हमेशा मुकाबले में कौन जीते? घोड़े ज्यादा प्रभावशाली रहते। फिर मैंने हाथियों के साथ समस्या बताई थी। हाथियों के साथ समस्या होती है पागल होकर अपनी सेना को मार देते हैं। खानवा के युद्ध में तोपों का जैसे ही उन्होंने सुना, हाथियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया था मामला। यहाँ पर अचानक सुबह सुबह अटैक हुआ तो हाथियों के नहीं समझ में क्या करना है, तो वो दौड़े दौड़े तो अपनी सेना को ही कुचल गए। दूसरा वही, उनके पास हल्के हथियार हुआ करते थे, हमारे हथियार भी कैसे थे? भारी। देख लो, तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था। टर्क यूज्ड हॉर्सेस
तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड हॉर्सेस। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। अगला और लिख लो। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, टर्क यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। टर्क्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। ये तो हो गए भाई पृथ्वीराज के हार के कारण। यह भी है कि त्राइन के युद्ध ने क्या महत्व छोड़ा इतिहास के अंदर, तो अगला लिखो। त्राइन के दूसरे युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। त्राइन के दूसरे युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। आप ये भी लिख सकते हैं त्राइन के दूसरे युद्ध का परिणाम, त्राइन के दूसरे युद्ध के प्रभाव, इंपॉर्टेंस, रिजल्ट, इंपैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस, जो भला लगे आपको वो लिखो। त्राइन के दूसरे युद्ध का महत्व। हमने खानवा जब पढ़ा था तो खानवा में लिखाया था कि जब बाबर भारत में आया था तब दो बड़ी शक्तियां थी, एक शक्ति थे राजपूत और एक थे अफगान। दोनों हार गए खानवा के में, इसलिए बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था। इस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति राजपूत थे, पृथ्वीराज सबसे बड़ी शक्ति था, और पृथ्वीराज हार गया तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया। गौरी ने खुद ने राज नहीं किया था, गौरी अपना उत्तराधिकारी छोड़ के गया था, उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था। तो गौरी के उत्तराधिकारी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया। और मान लो पृथ्वीराज नहीं हारता तो क्या वो राज कर पाते। देखो, तो पृथ्वीराज की हार के बाद, पृथ्वीराज की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की हार के बाद, आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज, गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरी सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरी सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरी सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर गौरी सक्सेसर टू रूल ओवर इंडिया। भारत में राज करना क्या हो गया था, किसके लिए। गौरी के उत्तराधिकारी, भारत में राज करना आसान हो गया। एक बात तो ये हो गई अपने, ये तो गौरी के लिहाज से, उस लिहाज से अच्छी बात हो। दूसरा, गौरी जब भारत में आया तो तुर्क शासन शुरू हो गया। कौन सा हो गया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना तो कौन सा शासन हो गया, तुर्क। तुर्कों का राज भारत में खत्म किया जाके मुगलों ने। किसने किया। मुगलों का राज भारत में खत्म किया अंग्रेजों ने। किसने किया। 1947 तक अंग्रेज थे, 1192 में तुर्क आए, 1526 में मुगल आए, 1947 तक बाद में क्या बने रहे, मुगलों को खत्म करके बाद में कौन बने रहे, अंग्रेज। मतलब 1192 से लेके 1947 तक भारत का कोई आदमी भारत पर राज नहीं कर पाया। ये सारे विदेशी थे। तुर्क भारत के नहीं थे, मुगल भारत के नहीं थे, अंग्रेज भारत के। भारत पर एक फॉरेन रूल शुरू होता है जो कब तक बना रहा, 1947 में जाके बाद में भारतीय सम्राट बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और कई तो बाद में कहते हैं सर 47 में कहां बने, 2014 में बने जाके, नरेंद्र भाई, दामोदर भाई मोदी, है ना। तब तक ही बीच में कोई आया नहीं था। पर 1947 में जाके अपना राज आता है, भारतीयों का राज आता है। तब तक भारत में बाहर के लोग ही क्या करते रहे थे, शासन। देखो, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वाज इनिशिएटेड इन इंडिया। भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वाज इनिशिएटेड, ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल, ए सीरीज ऑफ फॉरेन रूल वाज इनिशिएटेड इन इंडिया।
या ओवर इंडिया भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो 1947 तक जारी रहा, विच कंटिन्यू टिल 1947, जो 1947 तक जारी रहा, विच कंटिन्यू टिल 1947। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम है ये राजपूतों का पीक है। इस समय पूरे उत्तर भारत में राजपूत राज कर रहे थे। इसके बाद दोबारा ऐसी स्थिति कभी भी नहीं। राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, वो उत्तर भारत में पूरे में राज कर रहे थे, उनका राज शायद और बढ़ता, लेकिन तुर्कों के आने के बाद उनके राज पे क्या लग गया, रोक लग गई। उसके बाद उनका राज कभी भी इतने बड़े क्षेत्र पर दोबारा नहीं हो पाया था। लिखो, राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स एंडेड। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स एंडेड। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ राजपूत्स एंडेड, समाप्त हो गई। तथा पृथ्वीराज के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज, तथा पृथ्वीराज के बाद एंड आफ्टर पृथ्वीराज कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर शासन नहीं कर सका। नो राजपूत किंग रूल्ड ओवर दिल्ली। कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर शासन नहीं कर सका। नो राजपूत किंग रूल्ड ओवर दिल्ली। कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सका। कुड नॉट कैप्चर दिल्ली। दिल्ली पर उनका कभी अधिकार नहीं हुआ, शासन नहीं हुआ, कुछ लिख लो। ये पॉलिटिकल बातें हैं सारी कि गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए राज करना आसान हो गया, भारत में विदेशी शासन आ गया, राजपूत दोबारा कभी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए। सारी कैसी बातें हैं, पॉलिटिकल। लेकिन जब राज चेंज होता है तो कल्चरल चेंज भी होते हैं, और उस समय कल्चरल चेंज ज्यादा हो जाएंगे जब राज ऐसा चेंज हो कि कल्चर ही चेंज हो जाए। कि पहले भारत के लोगों में राज चेंज हो रहा था, यूपी वाले को हटा के एमपी वाला आ गया, एमपी वाले को हटा के राजस्थान वाला आ गया, तो मामला ठीक ठाक था। अब जब आपको हटा के अफगानिस्तान का आएगा तो राज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज। और जब कोई चेंज आएंगे तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो भारतीय कला और संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। लिखो अगला, लिखो। चार कितने पॉइंट हो गए, चौथा लिखो। तुर्क शासन की स्थापना के कारण, तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल, तुर्क शासन की स्थापना के कारण, ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ टर्क्स रूल, भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स वर सीन ऑन इंडियन कल्चर। दोनों प्रकार के अच्छे भी प्रभाव आए और बुरे भी। पहले कौन से पढ़े, अच्छे। देखो ए बी लगा के इसी में पढ़ लेते हैं। ए लगा के लिखो सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स। इसी पॉइंट के सब पॉइंट बना लेते हैं पढ़े। सकारात्मक प्रभाव, इसी में अब एक दो लिखेंगे ना, सकारात्मक एक दो जितने अपने को आएंगे उतने लिख लेंगे। एक नंबर लगा के लिखो। एक अच्छा प्रभाव यह आया कि एक नई कल्चर शुरू हुई, जिस कल्चर का नाम है इंडो इस्लामिक। क्या नाम था? इंडो मतलब भारत, इस्लामिक मतलब मुस्लिम, जो भारत से बाहर से आए थे। इंडो मतलब हिंदू का, और इस्लामिक मतलब मुस्लिम। अब ऐसी कल्चर आई थी जिसमें थोड़ी हिंदुओं की बात थी और थोड़ी किसकी बात थी, मुस्लिमों। अब कल्चर का प्रभाव कहां कहां दिखाई दे सकता है? आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, और जो जो और वस्त्र वगैरह सब चीजों पे दिखाई देते हैं। पर मोटा मोटा आपने कहते इन चीजों पे दिखाई दिए कि अब स्थापत्य कला में ऐसी स्थापत्य कला थी, ऐसा आर्किटेक्चर था, इसमें हिंदू विशेषता भी थी और मुस्लिम विशेषता। संगीत में, चित्रकला में, साहित्य में, सब में हिंदू विशेषता भी थी और मुस्लिम विशेषता। तो एक नई कल्चर आई, उस कल्चर का नाम क्या था? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा। एक नंबर लिखो। भारत में नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ।
न्यू इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज इवोल्व इन इंडिया। भारत में नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ। न्यू इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज इवोल्व इन इंडिया। भारत में नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ। न्यू इंडो इस्लामिक कल्चर वॉज इवोल्व इन इंडिया। जिसके प्रभाव स्थापत्य, संगीत, साहित्य तथा चित्रकला पर दिखाई दिए। विच इम्पैक्ट्स वर विजिबल ऑन आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग्स। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य तथा चित्रकला पर दिखाई दिए। विच इम्पैक्ट्स वर विजिबल ऑन आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग्स। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य तथा चित्रकला पर दिखाई दिए। Which impacts were visible on architecture, music, literature and paintings. देखो अपने मैं यूं थोड़ी बातें समझाता हूं, लिखना नहीं। आप जब मिडिवल पढ़ोगे तो आगे और समझोगे, वहां लिख लोगे। जैसे मैं एक सिंपल छोटे उदाहरण बताता हूँ। साहित्य है ना, जब मुसलमान भारत में आए थे, वो जब बाहर से आए तो उनकी खुद की भाषा थी अरबी और फारसी। क्या भाषा थी? अरबी और फारसी। भारत की अपने भाषा थी खड़ी बोली। कौन सी भाषा थी? हिंदी का पहले का रूप। हिंदी नहीं, हिंदी का पहले का रूप था। इसको उस टाइम क्या बोला करते थे? खड़ी बोली। अलग अलग आती, यूपी की अलग, राजस्थान के अलग, एमपी के अलग, हरियाणा के अलग। उत्तर भारत बड़े तौर पर एक खड़ी बोली बोला करता था। उन वाली अपने को नहीं समझ में आती, अपने वाली उनको। फिर दोनों का मिक्सचर हुआ। वो मिक्सचर है उर्दू और हिंदी। वो मिक्सचर क्या है? उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, भारत की भाषा है। भारत के अलावा उर्दू कोई नहीं जानता। यदि मुसलमान जानते तो फिर तो अफगानिस्तान वाले भी जानते, ईरान इराक वाले भी जानते। नहीं, वो अरबी फारसी जानते होंगे। उर्दू, उर्दू अपनी भाषा। उर्दू का मतलब होता है खेमे की भाषा। किसकी भाषा? खेमा मतलब सेना। तुर्कों की सेना आई थी, उस सेना को यहाँ के लोगों से बातचीत करनी है तो किस भाषा में की जाए? ऐसी भाषा लेके आए जिसमें शब्द जो थे वो तो थोड़े अपने थे, थोड़े उनके थे। लिखने का तरीका फारसी की तरह था, इसलिए लिखते वही है, उल्टा लिखते हैं, अपनी तरह नहीं लिखते, पर शब्द खूब सारे अपने वाले लिए गए। इसलिए हिंदी और उर्दू में आप अंतर ही नहीं कर पाते, इसलिए आप पूरे दिन दोनों मिक्स बोलते रहते हैं। हर चीज आप कभी नहीं कहते कि आज मैंने समाचार पत्र पढ़ा है, आज मैंने। आप ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं कहते आज क्या दिनांक हो गई है, तारीख। आप क्या बोलते हैं? आप कभी नहीं कहते कि यार तुमने आज इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा दी? तुमने इंतजार करवाया। इंतजार ही कहते हो, ये थोड़ी को प्रतीक्षा है ना। तो हम अभी भी खूब सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हिंदी के तहत बोलते हैं लेकिन होते उर्दू के। सेम उर्दू वाले खूब सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो बोलते उर्दू के तहत लेकिन होते किसके हैं? हिंदी और उर्दू एक जैसी भाषाएं। ये उस समय मध्यकाल के अंदर डेवलप हो रही थी, उस समय डेवलप हुई भाषाएं, ताकि कुछ ऐसी भाषाएं जिनके अंदर थोड़े थोड़े शब्द दोनों के मिला लिए जाएं, ताकि एक दूसरे के बोलने में क्या रहे, थोड़ी सहूलियत रहे। बस इसलिए किया गया। आई बात समझ में? तो साहित्य का सीधा सीधा दिखता है कि नई भाषाओं का विकास हो रहा है, तो ये नई कल्चर है, तभी नई भाषा का। यदि वो कल्चर नहीं आती तो क्या विकास होता? स्थापत्य कला से। आर्किटेक्चर, जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए थे, हिंदू आर्किटेक्चर थे। पूरा का पूरा मकान बनाने का तरीका था कि भाई दीवारें बना दो, जैसे कोई मंदिर भी बनाते। मंदिर बनाते अपना सीधा सा था कि भाई नीचे एक चबूतरा बनाएंगे, चबूतरा बनाने के बाद में उस पर दीवारें खड़ी करेंगे, दीवारें खड़ी करने के बाद में उसका दरवाजा होगा हमारे पास, और दरवाजे के ऊपर हम जो होगा वो उसके ऊपर हमारा शिखर बना देंगे। क्या बना देंगे? शिखर। ये दरवाजा जो बनाने का अपना तरीका था, इस तरीके को अपने बोला करते सहतीर। क्या बोलते? या इंग्लिश में बोलते लेंटल, लेंटल बोलते हैं, सहतीर बोलते हैं इसको। मुसलमान आए, वो इस मामले में थोड़े स्टाइलिश थे, उन्होंने कहा भाई दरवाजा ऐसा नहीं बनेगा, अब दरवाजा ऐसा बनेगा। आप विधानसभा के सारे गेट देख लो, आप ऐसे ही। आज भी शादी होती है तो जो टेंट लगता है आपने, उस टेंट का जो मुख्य दरवाजा होता है वो पूरा ऐसे होता है। अनार बांट रहे हैं, आपको खाओगे अभी क्लास में? है फिर ये पढ़ेंगे नहीं मेरे से। 15 मिनट ज्यादा नहीं लगे? चलो ठीक है ना। अब मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, इधर सुनना देखो। अरे
खा नहीं पाओगे, छिला हुआ नहीं है, छिलना घर पे जाके उसको, अभी तो उसको लेके बैग में डालना है। पर मैंने शायद एक दिन पहले ही बात बताई थी कि या तो महाराजा जसवंत सिंह अफगानिस्तान से अनार लाए थे, या महाराजा दिलीप मेहता गांव से यहां अनार लाए। अपने बात की थी कि अपना एक दिन आएगा जब अनार महोत्सव मनाएंगे। अनार महोत्सव आज है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप घर पे जाके खाना, अपने हाथों से छीलना, आपके हाथ बाद में लाल चरूड़ हो जाएंगे, यूं लगेगा जैसे बकरा खाया बकरा आपने, हाथ एकदम लाल रहेंगे आपके। तो ये तो और सुनना, देखो तो ये देते हैं आप, आपने जेब बैग में डाल लीजिए, इधर देखिए थोड़ा सा। तो देखिए स्थापत्य कला में एक दिल्ली में एक सुल्तान बना, उस सुल्तान का नाम था गैसुद्दीन तुगलक। क्या नाम था उसका? मकबरा, उसकी मकबरे की विशेषता मीडियल में पढ़ोगे तब और पढ़ोगे। हुआ क्या कि मुसलमान जब भारत के अंदर आए थे तो उनको बिल्डिंग्स चाहिए थी मस्जिद के लिए। किसके लिए चाहिए? अब नई बिल्डिंग कहां से बनाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो इंडिया वाली बिल्डिंग है इनको तोड़ दो और इनको तोड़ के क्या बना लो, बिल्डिंग बना लो अपने जैसे। तो मान लो कोई संस्कृत पाठशाला थी तो उसकी दीवारें तो वही पड़ी रही, ऊपर से उसकी छत तोड़ी, और छत तोड़ के उसका एक तो दरवाजा स्टाइलिश कर दिया थोड़ा, और दरवाजा स्टाइलिश करके उसके ऊपर गुंबद बना दिया। क्या बना दिया? ये गुंबद। तो आप कभी ताजमहल के ऊपर देखोगे तो ताजमहल के ऊपर क्या बना हुआ है? तो ये गुंबद बनाने लगे। ये जो दरवाजा बनाने का तरीका होता है इसको बोलते हैं मेहराब। क्या बोलते हैं? आर्च, आर्च बोलते हैं इसको। अपने पहले हुआ करते थे सहतीर, लेकिन अब सहतीर की जगह क्या बनने लगे थे? आर्च बनने लगे थे। पहले लेंटल थे फिर आर्च थे। तो गैसुद्दीन, अब शुरुआत में तो क्या हुआ कि जैसे संस्कृत, अरे बातें नहीं मिल जाएंगे रे, अनार ही नहीं देखे हुए क्या, क्या मंगतों की तरह कर रहे हो, सबको दे देना, नहीं मिले हाथ खड़े कर देना, मैं दिलवा दूंगा तुम्हें, एक बार इधर देखो तू। तो एक तो ये था कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाए। फिर आया कि नहीं भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो कहा पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के क्यों बनाया जाए, हम हमारी बिल्डिंग बना लेंगे खुद की। तो अब नई बिल्डिंग बनानी शुरू की। पर नई बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर कौन? इंडियंस। कारीगर कौन? इंडियन। और मकान बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके साथ एक समस्या है, आप उनको कितना भी समझा दें, कैसा भी समझा दें, वो बनाते वही हैं जो उनको आता है ना। मैं तो आजकल मैं देखता हूं कि गांव में जो मिस्त्री होते हैं, आप आजकल वो इंटीरियर डिजाइनर को लेके आते हैं, उसको कहते हैं भाई बता, वो कहता है इतने फिट की ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर आप अपने मिस्त्री को जा कहते हैं यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ पे रसोई होनी चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियां होनी चाहिए। वो आपके सामने भी 2-3 बार कहता है, और वो कहता है भाई साहब ये रसोई और बाथरूम आसपास नहीं हो सकते। और ये किसने बता दिया आपको? जो नई डिजाइनर ने बताया, इंजीनियर वर्ल्ड ने बताया, तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। वो आपके सामने हाँ बदल लेता है, पर आपके जाने के बाद वापस कहता है। ये 17 साल का एक्सपीरियंस है। गुणिया फेंकता हूं तो सीधा जाता है। गुणिया समझते हो? गुणिया जिसमें उसके वो धागा होता है, वो धागा में फेंक दूं तो सीधा जाता है, वैसा इधर उधर भी जाता। और ये कल के छोरे मेरे को कागज में बना के बताएंगे कि दीवार कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वो जब लोग आए तो उन्होंने खूब सारे लोगों का कि भाई मकान बनाओ। अब जब उन्होंने मकान बनाने शुरू किए, उसने कहा कि देखो ऐसे दरवाजा बनाना, ऐसे ये करना, ऐसे ये करना है। लेकिन अगले ने किया वही जो उसको आता था। तो भले ही मुस्लिम राजा ने बिल्डिंग बनाई, लेकिन उन्होंने विशेषताएं कैसी आ गई? हिंदू। कैसी विशेषता आ गई? उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, दिल्ली में एक सुल्तान हुआ गैसुद्दीन तुगलक। कौन सुल्तान हुआ? तो गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा है। मकबरा पूरी मुस्लिम विशेषताओं का है कि बाकायदा नीचे एक झील बनाई गई, झील बना के उसके अंदर एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे के ऊपर उसकी दीवारें खींची गई, दीवारों में उसका दरवाजा बनाया गया, दरवाजा वही लेंटल वाला जो दरवाजा बनाते वो बनाया गया, इसके ऊपर उसका मेहराब बनाया गया। यहां तक सब एकदम ठीक है। यहां पर उसके साइड में मीनारे बनाई गई, आप ताजमहल के साइड में देखना मीनारे बनी हुई। उसके ऊपर जाने के बाद में भगवान जाने उस मिस्त्री के क्या दिमाग में आया, उसने बनाया कलश, है ना। ऊपर जाने के बाद में उसने एक बनाया आमलक। ये हिंदू विशेषता थी कि मंदिरों में सबसे ऊपर ये कलश बनाया जाता और क्या बनाया जाता। अब मैं कई बार सोचता हूं कि यार गैसुद्दीन तुगलक ने जब मकबरा देखा, उसने कहा ये क्या किया रे, ये ऊपर क्या बना दिया, हटाओ इनको। और मिस्त्री ने कहा सर 1 मिनट, पहले बाकी लोगों से पूछ लो, यदि ठीक लग रहे हैं तो पड़े रहने देंगे, ठीक नहीं लग रहे हैं तो हम हटा देंगे। बाकी बताने वाले कौन? मजदूर। मजदूर भी उसके ही है। और उन्होंने देखा ऐसा थू थू, ऐसा अच्छा कलश और आमलक हमने पहले बनाया। कुछ चीजें बंदा वही करता है जो दूसरे कहते हैं।
अपने कई बार लगता है कि यार क्या पता अपने नहीं समझ में आ रही हो, दूसरे अच्छा बता रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसलिए ज्यादातर जो मध्यकाल की इमारतें हैं उनमें हिंदू विशेषता भी मिल जाती है और कैसी मिल जाती है, मुस्लिम। जब दोनों विशेषता एक साथ मिलती है तब उसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक। क्या बोलते हैं? साहित्य में नई भाषाएं, स्थापत्य कला में नए तरीके, दो चीजें ये तो और बड़ी गजब है, संगीत और चित्रकला। कौन कौन सी? इस्लाम ये कहता है कि संगीत और चित्रकला हराम है, न तो गीत गाए जाने चाहिए न किसी प्रकार के चित्र। इसलिए भारत से बाहर जब तक मुसलमान थे वो ना तो गीत गाते थे ना ही किसी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब भारत आए और यहां आने के बाद देखा कि शाम को मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा झुक झुक के अपने वाले गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा भाई ये तुम हिल हिल के क्या करते रहते हो? हमने कहा ये भगवान के पास जाने का तरीका है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी और हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नई विचारधारा शुरू होती है, सूफीज्म। क्या शुरू होती है? सूफीज्म पूरा कव्वालियों पर है। आप किसी भी सूफी संत की दरगाह पे चले जाइए, आज भी हिल हिल के गीत गाते हुए लोग मिलेंगे आपको। भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली, मौला मेरे सब जगह गाए जा रहे हैं। ये केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं भी। तो संगीत, और बाद में तो आप देखिए कि आज भी भारत के ज्यादातर अच्छे संगीतकार देखिए मुसलमान है। एक बार यहां शुरू हुए, फिर पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं, इसलिए बाद में खूब सारे गीत गाए गए। ये का ये चित्रकला सल्तनत काल में तुर्कों के राज में चित्र बने ही नहीं, अकबर के टाइम में जाकर बाद में चित्र शुरू हुए। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चित्र बनने शुरू हुए, तो उसमें चित्र जो भी बनते उनमें हिंदू विशेषता भी होती है, कैसी विशेषता होती? मुस्लिम। तो एक नई कल्चर है, उस कल्चर का नाम क्या था? इंडो इस्लामिक। उसमें दोनों विशेषता थी, हिंदू और मुसलमान। उसके प्रभाव कहां कहां दिखाई दिए? साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत और आई बात सुन। कल्चर पे प्रभाव पड़ा तो एक जगह प्रभाव और है, धर्म। कहां पर है? तो अपना भारत का धर्म कौन सा था? हिंदू। बाहर से एक धर्म आया, वो कौन सा हो गया? मुसलमान। दो धर्म हो गए। हिंदुओं की कुछ विशेषता मुसलमानों ने ली, मुसलमानों की कुछ विशेषता किसने ली? हिंदू। जब हिंदुओं ने मुसलमानों की विशेषता ली तो अपने यहां पर एक आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम था भक्ति। क्या नाम था? मुसलमानों ने जब हिंदुओं की विशेषता ली तो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था सूफी। कौन सा था? अब सुनो, देखो मैं बताता हूं। हिंदुइज्म पूरी तरीके से संगीत पर, जो भक्ति भावना थी संगीत पर आधारित थी। भगवान के भजन गाइए, भगवान के भजन गाएंगे तो भगवान राजी होंगे, इसलिए सूफीज्म में भी वो भक्ति वाली बात है। और सूफीज्म इतना हिट रहा कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान जाते होंगे कम, हिंदू जाते हैं। एक बार की हो सकता है आप कोई मस्जिद देखो और यदि आप हिंदू हो तो आपको लगेगा कि यार मस्जिद ये तो मुसलमानों की, अपने यहां पर नहीं है। पर पीर बाबा की दरगाह में हम ये नहीं सोचते कौन से पीर बाबा की दरगाह, कौन थे कौन नहीं थे, हम सारे वहां पर जा रहे हैं, सारे वहां पर धागे बांध बांध के आ रहे हैं, सारे करें हम प्री पास करवा दे है। तो पीर बाबा की दरगाह पे सारे जा रहे हैं। ये पीर बाबा वाली दरगाह का जो आंदोलन है, आंदोलन कौन सा है? भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था, उस रूप को क्या कहा जाता है? जिसमें हिंदुओं की खूब सारी विशेषताएं आ गई। ठीक ऐसा ही हुआ जब बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे, बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए। लोगों को लगा यार मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को तोड़ दिया, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अपनी रक्षा कौन करेगा? हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे कुछ तेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर, तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी, ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलाना डूंगरी पूज दे। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है। पी सकाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे। हमारे और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध है, उसके लिए बिचौलियों की कोई आवश्यकता, वो कहलाती है भक्ति। क्या कहलाती है? भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था, बिना मूर्ति के भगवान।
ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर भी है अपने थोड़ा बहुत। तो हिंदुओं का मुसलमानों में जो प्रभाव दिखाई देता है वो तो है सूफी, मुसलमानों का हिंदुओं पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो कौन सा है? 2 नंबर लिखो। लिखो, भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन से आंदोलन प्रारंभ हुए भारत में? सूफी और भक्ति। ये तो कैसे प्रभाव हो गए? सकारात्मक। अब लिखो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? तुम खड़ा हो गए, पहले तू बता। सूफी का नॉर्मल तो मीनिंग होता है ऊन। क्या होता है? ऊन के कपड़े ओढ़ के बैठे रहते, उससे तसव्वुफ था, तसव्वुफ से शब्द बन गया सूफी। नाम में तो कतई नहीं जाना। सिंपल सा ये है, मुसलमानों में हिंदुओं का जो प्रभाव दिखाई दिया उसके फलस्वरूप संतों ने ऐसी बातें करनी शुरू की जिनमें हिंदुओं की बातें भी थी, मुसलमानों की बातें थी। तो उनको फॉलो करने वाले भी हिंदू भी हुए और मुसलमान भी हुए। खूब सारे लोग जुड़े तो आंदोलन बन गया। उस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? कैसे कैसे हिंदुओं के अंदर मुसलमानों की कुछ बातें आई, वो आंदोलन क्या कहलाया? भक्ति, है ना। और भी कई सारी चीजें कारण जिम्मेदार है, पर एक कारण ये भी माना जाता है। तो कौन से आंदोलन शुरू हो गए भारत में? सूफी। अब लिख लो नकारात्मक है। आम लग तो आम, आम जैसी आकृति आम लग। कलश, कलश जानेंगे? नकारात्मक। अब नेगेटिव बातें क्या सामने? नेगेटिव ये थी कि जब बाहर से वो लोग आए थे तो भारत में 2 बड़ी संस्कृतियां थी, एक तो हिंदू और एक बौद्ध। कौन कौन? हिंदू बनाते अपने मंदिर, बौद्ध बनाते अपने मठ। बौद्ध क्या बनाते? मोनेस्ट्रीज, मठ बनाते। हिंदू क्या बनाते अपने? मंदिर। बाहर से जो लोग आए उनका मानना था कि मूर्ति पूजा होनी, दूसरे धर्म के लोग होने नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बौद्धों के क्या तोड़े? कोई चीज तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव? इससे कल्चर बढ़ेगी कि डिक्लाइन करेगी? देखो, तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तुर्कों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। टर्क डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा। हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। जिससे हिंदू व बौद्ध संस्कृति का नुकसान हुआ। जिससे हिंदू व बौद्ध संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डैमेज्ड हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर। जिससे हिंदू व बौद्ध संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डैमेज्ड, या हिंदू व बौद्ध संस्कृति को आघात पहुंचा। विच डैमेज्ड हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर। हिंदू व बौद्ध संस्कृति को आघात पहुंचा, नुकसान हुआ, कमी आई उसमें कहीं ना कहीं। हिंदू फिर भी संभल गए, लठ ले लिए, सामने खड़े हो गए कि मंदिर नहीं टूटने देंगे। हो सकता है सामने वाले कई बार तकड़े पड़े, तोड़ गए, लेकिन खूब सारी जगह उन्होंने मंदिर बचा भी। बौद्धों के साथ समस्या थी। बौद्धों का मूल सिद्धांत था अहिंसा। क्या था? और तुर्कों को अहिंसा का ए नहीं आता था, आगे आगे बढ़ जाता था। उनको केवल क्या आती थी? क्या विडंबना है कि जो धर्म भारत में शुरू हुआ वो भारत में नहीं है। बौद्ध भारत से शुरू हुए, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, बर्मा में है, इंडोनेशिया में, ताइवान में, हांगकांग में, मकाऊ में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में, भारत में नहीं। अपनी मूल भूमि से कोई धर्म यदि उखड़ खड़ा हुआ तो उसमें तुर्कों का बड़ा योगदान है। बुद्धिस्ट कल्चर पूरी तरीके से भारत से क्या हो गई? या तो बुद्धिस्ट तिब्बत की तरफ चले गए, लामा उधर चले गए ज्यादातर जो थे, या वापस हिंदू ही बन गए। इधर ही आ गए कि बात ठीक है, इन वाले में आ जाते हैं, इधर अपने वाले में सीधी सीधी पार उनकी पड़े नहीं रहे। देख लो, 2 नंबर लिखो। 12वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर 12th सेंचुरी एडी, बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिस्ड फ्रॉम इंडिया।
बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। बुद्धिस्ट कल्चर वॉज ऑलमोस्ट वेनिश्ड फ्रॉम इंडिया। बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग क्या हो गई? समाप्त हो गई। भारत के अंदर बौद्ध नहीं बचे बाद में। इसका हालांकि मुझे एक बड़ा ये भी लगता है कि उधर से जो लोग आ रहे थे, बाहर अरब से जो लोग आ रहे थे, वो भारत तक आए, मंदिर वंदिर तोड़ते हुए आए, बीच में जो कल्चर आई वो सारी मिट गई। अफगानिस्तान पूरी टाइम में किसी टाइम में बुद्धिस्ट था, खत्म ही हो गया, लड़ नहीं पाए, खत्म हो गई पूरी तरीके से। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उधर चला गया। भारत में लोग लड़ लिए, भारत में लोग लठ लेके खड़े हो गए, इसलिए भारत में पूरी तरीके से सिस्टम चेंज नहीं हुआ। और भारत में इतना मुकाबला करना पड़ा उस बाहर वाली ताकत को कि वो भारत में ही रह गए, आगे नहीं जा पाए। इसलिए आगे वालों की कल्चर साबुत है। यदि भारत नहीं लड़ता ना तो आगे वाले और जाते। तो इन आगे वालों को, बर्मा को, हांगकांग को, जापान को, इनको भारत के पग धो धो के पी लेना चाहिए कि तुम्हारी यदि कल्चर बनी रही ना, उसमें एक योगदान हमारा है कि हमने ये रोक राख लिया, वो जो भी आंधी उधर से आई हुई थी उस आंधी को आगे जाने नहीं दिया, इसलिए उनकी कल्चर बचबुचा आ गई। यहाँ पर ही आगे रड़म रप्पा जो होना था वो खत्म हो गया। एक और गजब का नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि जब मंदिर तोड़े गए या मठ तोड़े गए, तो मंदिर और मठ हमारे लिए केवल पूजा का केंद्र नहीं थे। ये नहीं थे कि हम उनमें जाके अगरबत्तियां कर रहे थे। वो हमारी स्कूल्स थी, वो हमारे विश्वविद्यालय थे, वो उस समय के हमारे कॉलेज थे। पंडित जी उनमें बैठते थे। पंडित का मतलब ही विद्वान है। आज भले ही हम किसी जाति से जोड़ देते हैं, बाकी नॉर्मली पंडित का मतलब क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित भयानक कोई। इसका मतलब पोथी पढ़ने से पंडित बनता है। तो पंडित का मतलब क्या हुआ? विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान लोग थे, वो पढ़ाया करते थे। जब मंदिर टूटे तो हमारा वो एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। आप किसी भी देश में कुछ भी खत्म कर दो, उस देश की संस्कृति नहीं मरेगी। पर यदि उस देश का एजुकेशन सिस्टम समाप्त कर दोगे तो उसकी एक संस्कृति अपने आप ही क्या हो जाएगी। मैं कई बार सोचता हूं कि यार वो महान लोग जिन्होंने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े किले बनाए, वो टेक्नोलॉजी कहां चली गई हमारी? वो किताबें जिनमें लिखा होगा कि वास्तुसार में क्या है, देवमूर्ति प्रकरण में क्या है, वो हमारी किताबें खो गई। इसलिए वो पूरी कल्चर ही चली गई। हम जानते नहीं उसके बारे में कि यार आगे कैसे होना था, कैसे नहीं होना था। मैं अभी इन पिछले 2-3 दिनों से अनुपम मिश्र सर को पढ़ रहा था। अनुपम मिश्र भारत के एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हुए, जिन्होंने जल पर बहुत अच्छा लिखा, पर्यावरण पर बहुत अच्छा लिखा। तो मैं आज उनकी कोई एक लाइन पढ़ रहा था, तब मैं पढ़ रहा था कि दुनिया में जहां जहां मरुस्थल है वहां वहां जनसंख्या नहीं रहती। अपवाद है राजस्थान कि मरुस्थल है फिर भी एक बड़ी जनसंख्या वहां पर रहती। क्या कारण है कि जहां मरुस्थल होता है वहां जनसंख्या नहीं रहती? कि पानी। मनुष्य की बेसिक नीड क्या है? पानी। और जब पानी नहीं होगा तो वहां पर लोग कैसे रहेंगे? पर हमारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस समय पानी के सोर्स बना लिए। हम जो परसों बात कर रहे थे कि राजस्थान के गांव गिनिए, इंटू 3 कीजिए, उतने हमने क्या बना लिए? वो टेक्नोलॉजी पूरी समाप्त हो गई। अब हम जानते ही नहीं कि तालाब कैसे बनाया जाता है। मैं वो बुक पढ़ रहा था, अनुपम मिश्र सर की बुक, कभी आप भी समय मिले तो पढ़ना। आज भी खरे हैं तालाब, आज भी खरे हैं। तो उसमें लिख रहे थे कि यार उस तालाब को बनाने के लिए कोई ज्यादा नाप जोख की आवश्यकता नहीं थी। कुछ अभ्यस्त आंखें, कुछ अभ्यस्त हाथ, एक लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद, एक लंबे समय के एक्सपीरियंस के बाद वो लोग बता दिया करते थे यार यहां पानी का ढलान सही है और यहां बना लिया जाए, यहां पानी मीठा निकल जाएगा। अभी भी गांव में खूब सारे लोग हैं जो ये बता देते हैं कि यार यहां कुआं खोदो, यहां पानी मीठा निकलेगा। अब हम कहते हैं इनको बहाव आते हैं, इनको बहाव आते हैं, इनमें देवता थे। वो एक्सपीरियंस है उनका, लंबे लंबे समय का जेनेटिक है हमारे अंदर कि हमें पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ जमीन है उसके अंदर ये सब हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत इस मामले में नंबर लोग थे, हमने हमारी हर सफलता का श्रेय भगवान को दिया। इसलिए यदि मुझे पता चलता है कि यहाँ पानी मीठा है तो भी मैंने कहा कि मैं कौन हूं करने वाला, ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। बाबू जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, रामदेव जी महाराज की छाया आती है, वो मेरे को बताते हैं यहाँ पर पानी मीठा है, यहाँ पर नहीं है ना। हम उन देवताओं से दौड़ लेते हैं या देवताओं से शक्ति प्राप्त करके वो बताते होंगे हम, पर पता तो चलता है ना। आज भी जब पता चल रहा है तो पहले तो खूब सारे लोगों को पता चलता है। और आज भी आप तो पुराने तालाब देखिए जाके, आप राजसमंद झील यदि 500 साल के बाद आज भी पड़ी है, जयसमंद झील इतने सालों के बाद आज भी पड़ी है, कुंभलगढ़ का किला कौन कब बनवा के गया हमें नहीं पता, पर दीवारें टूटने का नाम नहीं ले रही।
हम कितना ही अच्छा मकान बना लेते हैं, तीसरे साल पपड़ियां उतरती है और हम कहते हैं सीलन आ गई इसमें। क्यों आ गई भाई सीलन? उनमें तो नहीं आ रही। वो हमारी जो शिक्षा की पद्धति थी वो मिडेवल पूरी खा गया। वो बीच वाले टाइम के अंदर हमारे उन आक्रमणों के अंदर कहां चली गई हमें कुछ भी पता। बीच में वाले में चली गई, अंग्रेजों ने आगे वापस संभालने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी लगा दी। पीछे वाली पता नहीं थी, अपने वाले लगा गए, हम फिर वो खिचड़ी बन के रह गए। इसलिए हमारा जो कोई शहर है, उस शहर में बीच में कहीं कोई तालाब रहा होगा। धीरे धीरे वो तालाब, हम पहले हर साल उस तालाब की सफाई करते होंगे, धीरे धीरे उस तालाब की सफाई करनी हमने बंद कर दी, तो तालाब भर गया। भर गया तो उसके ऊपर हमने मकान बना लिए, उसके ऊपर हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। अब हम कहते हैं कि शहर में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है। अरे वो तालाब था, पानी आएगा वहां, किसी भी प्रकार से पानी रुकेगा। जमीन की ढाल तो वही है, आप जमीन की ढाल कैसे खत्म कर दोगे? पहले यहां पर पानी इकट्ठा होता था, फिर मैंने कहा कि इसको जहां पर ये पानी इकट्ठा होता वहां पे तालाब था, मैंने कहा इसमें मिट्टी डालो और मिट्टी डाल के इस पे एक बिल्डिंग बना दो। मैंने बिल्डिंग बना दी, पर पानी का प्रवाह तो ये रहेगा। फ्लो कैसे तोड़ दूंगा मैं पानी का? बारिश कम हुई तो चूंकि पानी का प्रवाह भी कम होने लग गया, पानी का प्रवाह कम होने लग गया तो हमें लगा ठीक है थोड़ा बहुत पानी बरसात के दिनों में था हम निकाल देंगे। बाड़मेर में एक साल बाढ़ आ गई, बहा के ले गया सब कुछ। क्योंकि पानी अपना मार्ग कभी नहीं भूलता, वो अपना मार्ग जानता है। वो 1000 साल बाद में भी आएगा तो उसी मार्ग से आएगा, दूसरे मार्ग से नहीं आएगा। आपने मकान बना लिए थे, आपने उसका रास्ता रोक लिया तो उसने कहा रास्ता नहीं रोकने दूंगा मैं, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उखाड़ फेंकूंगा उनको। एजुकेशन सिस्टम पूरा स्पॉइल कर दिया गया हमारा। तो ये जो हम कहते हैं कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, तोड़ दी गई। एजुकेशन ही तो खत्म हुई है। हम मैं आगे पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ेंगे। जालोर में जगह भीनमाल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, यहाँ की यूनिवर्सिटियां खत्म की है। हम पढ़ेंगे धारा नगरी, धारा नगरी पढ़ेंगे हम कि आपके मालवा के अंदर धारा नगरी नाम की जगह है, वहां पर सरस्वती पाठशाला हुआ करती थी, वो तोड़ दी गई थी। और बड़ा सा उदाहरण, ये नाम आपने नहीं भी सुना, नालंदा। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय था जिसमें उस समय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस अलग अलग थी, जिसमें उस समय हॉस्टल फैसिलिटी थी, जिसमें उस समय इंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था और एग्जाम को 10 में से 2 लोग ही पास कर पाते थे। 8 तो इंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ करते थे उसके। उस नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत से, बर्मा से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसके आग लगाई तो 6 महीने तक आग नहीं बुझी। 6 महीने तक वो धुक धुक करता रहा था वहां पर। कितनी ज्ञान की कितनी सारी किताबें समाप्त कर दी होगी। उस ज्ञान को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से क्या हो गया, पतन। देखो तीसरा लिखो, तुर्कों ने हमारे शिक्षण केंद्रों को तोड़ दिया था। टर्क डिस्ट्रॉयड अवर एजुकेशन सेंटर्स या स्टडी सेंटर्स। तुर्कों ने हमारे शिक्षण केंद्रों को तोड़ दिया था। टर्क डिस्ट्रॉयड अवर स्टडी सेंटर्स, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड अवर एजुकेशन सिस्टम, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड अवर एजुकेशन सिस्टम। ये नुकसान भयंकर था। फिर वो दिलीप सर एग्जाम्पल देते रहते हैं, कभी मैंने दिया होगा पहले कभी, कि लेबनन, लेबनन के सीरिया, सीरिया के लेबनन के शायद एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए खलील जिब्रान। खलील जिब्रान की वो एक कहानी है कि एक बार शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई। शैतान, शैतान समझते हो, बदमाश भाई। एक देवता और दूसरे कौन है, शैतान। तो शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि शैतान ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, शैतानों के राजा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए नया राजा चुनना है। तुम सारे शैतानों में से कौन होगा जो अगला राजा बनेगा? सबने कहा मुझे बना दो, मुझे बना दो। उसने कहा नहीं भाई साहब, पहले प्रूव किया जाए तुम्हें शैतान वाली बात है कि नहीं, राजा बनने की बात है कि नहीं। कुछ ऐसा करो कि लगे कि ये काम शैतान का काम, तो बना दूंगा। 6 महीने का टाइम है। 6 महीने बाद शैतान इकट्ठे हुए, शैतानों ने आके, एक आया और उसने कहा मैंने साहब 1 लाख लोगों को मारा है, अब तो बनाओ। उसने कहा आउट, बाहर निकल। दूसरा आया, उसने कहा था मैं तो छोटे छोटे बच्चों को मार के उनका खून पी गया, ये काम देखो कितना क्रूर काम किया मैंने। उसने आउट। वो तीसरा आया, उसने कहा मैंने गांव के आग लगा दी थी, बच्चे बूढ़े जल रहे थे तो मुझे बड़े मजे आए। किसी ने कहा कि मैंने गर्दनें काट दी, मैंने रेप किए, मैंने लोगों को मार दिया, मैंने लोगों को बेच दिया, अलग अलग बातें बताई। उन्होंने सबको बाहर निकाला। एक शैतान आया, उसने कहा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको रास्ता भटका दिया।
शैतानों के राजा ने कहा तुम असली शैतान हो। जो आपको पढ़ने से रोके, वो जो आपको शाम को आके भाई एक दिन में क्या बिगड़ता है यार, आज तो सैटरडे है, आज तो चिल किया ही जा सकता है, वो कौन है? आई बात समझ में? तो जो पढ़ने से रोके वो कौन है? मारने पीटने जलाने से नहीं, पढ़ाई से कोई रोक देता है आपको, एजुकेशन से रोक देता है। तुर्क इस मामले में शैतान निकले, और तुर्कों ने आके अपने पूरे स्कूल तोड़ दिए। ये उस टाइम के कोरोना थे, जब कोरोना ने स्कूल बंद किया आपके, इन्होंने भी क्या कर दिए थे उस टाइम आगे सारे के सारे, क्या पढ़ते रहते थे फालतू की चीजें, कोई नहीं पढ़ना। मुझे लगता है टाबर तो राजी होंगे, टाबर ने मजे आ गए, स्कूल जाना पड़ेगा। अरे हम लंबे सीनियरियों में जब हम देखते हैं तब लगता है कि नहीं यार, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं। और किसी भी देश को जब उसके एजुकेशन से काट दिया जाए तो देश कभी भी उतनी प्रगति नहीं कर पाएगा जितनी की जानी चाहिए। तो मिडिवल हमारे लिए इस मामले में खतरनाक रहा कि एजुकेशन पूरी तरह से स्पॉइल हो गई। अंग्रेजों वाले मामले में एजुकेशन तो आई वापस, पर एक नई प्रकार की आ गई जिसमें हम अभी तक भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कि उसके अंदर हमारी वाली चीजें दूसरे वाली चीजें वो मिक्स नहीं कर पा रही आपस के अंदर। हमारी जो पुरानी चीजें थी वो पुरानी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। उन किताबों में क्या था, आज जब वो वेद पुराण उपनिषद या उस टाइम का जो फिलोसॉफी देखते हैं तब लगता है कितने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने उस समय वो सारी बातें बता दी। आप साउथ इंडिया देखिए, कभी नॉर्थ इंडिया में देखा सारे मंदिर तोड़ दिए अपने, साउथ इंडिया में अभी तक पड़े हैं, क्योंकि नॉर्थ इतना लड़ा कि साउथ की तरफ वो गए नहीं ना। ये भी साउथ को नॉर्थ का वरदान है कि नॉर्थ खूब लड़ लिया, नॉर्थ लड़ा तो फिर उनको उधर जाने का ज्यादा मौका मिला नहीं। अब साउथ इंडिया के वो देखिए, एक पहाड़ लिया भाई, नॉर्मली हम मकान कैसे बनाते हैं, हम मकान बनाने का तरीका होता है नींव, उसमें पत्थर या उसमें ईंटें, फिर वो भर गया, फिर भरने के बाद चबूतरा, चबूतरे के ऊपर दीवारें, दीवारों के ऊपर छत, छत के ऊपर दूसरा मकान, यही तो तरीका है, नीचे से ऊपर। साउथ इंडिया के मंदिर ऊपर से नीचे है यार, क्या कैलाश खूब सारे, कि उन्होंने एक पत्थर लिया, एक पहाड़ लिया, कोई एक पहाड़ था, ये एक पहाड़, उन्होंने ऊपर से काटना शुरू किया, यहीं से इसका शिखर बनाएंगे, यहीं से इसकी दीवारें बनाएंगे, यहीं से इसका दरवाजा बनाएंगे, यहीं से इसकी मूर्ति बनाएंगे, यहीं से इसका प्रदक्षिणा पथ बनाएंगे, यहीं से इसका नीचे कोई चबूतरा बनाएंगे, यहीं से इसकी सीढ़ियां बनाएंगे। एक ही बाटा है, दूसरा कुछ ही नहीं, उसी काट रहे हो। और कितने मजबूत बनाए कि जो एलोरा वाला मंदिर है इसको तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी, सेना वापस आई और उसने कहा नहीं टूट रहा, 3 साल लगे, उसके बावजूद वो टूटा नहीं, उन्होंने वापस आ गया, नहीं पार पड़ रही, औरंगजेब ने कहा वाह वापस आ जाओ, नहीं पार पड़ रही तो फिर छोड़ देते हैं। भोपाल, भोपाल का नाम भोपाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ताल था, है ना, भोज ने ताल बनाया था, इसलिए नाम था भोजताल। क्या नाम था? भोजताल, 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 भोजताल करते करते वो भोपाल कर गए। इसलिए आज भी बोलते हैं कि ताल में सबसे अच्छा कोई ताल है तो भोपाल है, तो ताल था वहां पर। होसंगसा, होसंगसा नाम पड़ता है, होसंगसा उस ताल को तुड़वाता है, बरसों लगे थे, पूरी पूरी सेना लगाई तब ताल टूटा, वरना ताल नहीं टूटता उससे। तो कितना आर्किटेक्चर था उनके पास में, क्या कैसे बना के गए होंगे, उनसे टूट नहीं रहा था। और छोड़िए, आप तो बावड़ियां देखिए, बावड़ी नॉर्मल पानी के लिए होता है, आप तो ये देख लीजिए, कभी आभानेरी जाइए, चांद बावड़ी है ना, या कभी आमेर जाइए, पन्ना मीना की बावड़ी है, उल्टी बना दी उन्होंने, उल्टा मंदिर। भाई नॉर्मली मंदिर क्या होता है, ये है, ये मंदिर है, उल्टा बनाया उन्होंने। बावड़ी है, उल्टा खोद दिया। क्या टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के पास में, कैसे कर गए वो ये सब चीजें। न तो उनकी किताबें हैं, न वो एक्सपीरियंस उनका उनके साथ ही चला गया, तो वो जो वर्बल हो सकता था वो भी समाप्त हो गया, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया तो वो भी समाप्त हो गया, किताबें उनकी बची नहीं तो उनके बारे में हमें कोई भी जानकारियां। तो ये सबसे भयंकर नुकसान था कि जब एजुकेशन टूटती है तो उससे ये नुकसान। मैं एक बार लामाओं के बारे में पढ़ रहा, लामा होते लामा, तिब्बत वाला लामा, कितना सच्चा कितना झूठा, पर लामाओं की कहानी थी, उस लामाओं की कहानी में था कि अंग्रेज लामाओं के ऊपर रिसर्च कर रहा है। लामा मतलब बुद्धिस्ट जो है ना, भिक्षु जो ये होते हैं, संत होते हैं तिब्बत के अंदर। तो लामा सुबह उठता है, सुबह उठ के अपना योगा वोगा करता है, मंत्र वंत्र पढ़ता है, फिर बैठ जाता है, दिन में खाना वाना खाता है, शाम को फिर थोड़ी बहुत भगवान बुद्ध की किताबें तो पढ़ता है, अगले दिन फिर वैसा करता है। तो एक अंग्रेज ने एक दिन कहा कि सारे दिन ये चोटी बढ़ा के बैठे हुए हो तुम लोग, और ये मंत्र पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत योगा वोगा कर लेते हो, क्या होता है इससे?
तुम कोई नई दुनिया में जो चल रहा है इसके बारे में भी कुछ जानते हो क्या? तो उस लामा ने कहा चिल कर, तुझे क्या करना है, रिसर्च करना है कर, देख जो लिखना है वो लिख ले, चला जा। अंग्रेज कई दिन बैठा रहा, तो एक दिन उस लामा ने उसको आगे ले, ऊपर पहाड़ पे चलते हैं। उस पहाड़ पे ऊपर लेके गया, ऊपर ले जाके उसने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, तो इस पत्थर को सरका। अंग्रेज ने कहा दिमाग खराब है, ये कोई 10-20 टन का पत्थर है, कैसे सरका सकता? अरे जोर तो लगा, लगा से जोर लगाया, पूरा जोर लगा। उसने कहा तो इधर उधर हिले गए नहीं, इतना भारी पत्थर यार कैसे हिल सकता है? 1 क्विंटल का आदमी है, उसे 1 क्विंटल का ही दे दिया जाए तो भी सरकाने में जोर आए, तो 10-20 टन का है। उसने कहा 2 मिनट रुक। उस लामा ने 2-1 मिनट तक कोई मंत्र पढ़ा, फिर कहा अब कर इसको। उसने उठा लिया उसको, पत्थर को। उसने बाद में कहा रख दे, उसने रख दिया। उसने 2 मिनट बाद में कहा अब कर। उसने कहा नहीं हो रहा। उसने लामा से पूछा कि तूने क्या किया था कि 2 मिनट के लिए मेरे हाथ में आ गया? उसने कहा मैंने ग्रेविटी खत्म कर दी इसकी। भाई गुरुत्वाकर्षण से ही तो है, तभी तो वस्तुओं में बाहर है, वो समाप्त कर देंगे तो बाहर ही नहीं है। उसने कहा मैंने मंत्र बोला यहाँ की ग्रेविटी खत्म कर दी थी। उस अंग्रेज ने कान पकड़े। ये एजुकेशन है साहब, पूरी चली गई। ये आपके त्राइन के दूसरे युद्ध का क्या हो गया महत्व। अब लिखो पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था कला व संस्कृति विभाग। कौन सा विभाग बनाया? तो पृथ्वीराज ने एक डिपार्टमेंट बनाया आर्ट एंड कल्चर का, और इसके जो मंत्री थे उन मंत्री का नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? लिखो। कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। मंत्री लिख लो पद्मनाभ। मंत्री कौन है? पद्मनाभ। मंत्री कौन है इसका? तब मैं कई बार जब पृथ्वीराज के बारे में सोचता हूं तब मुझे लगता है कि यार पृथ्वीराज के बारे में नॉर्मली हम तीसरी क्लास से लेके अब तक भी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में कि पृथ्वीराज वो महान राजा था, इसने त्राइन में युद्ध लड़े, गोरी को हराया था, इस प्रकार की बातें। पर मेरा ध्यान दूसरी चीज पर जाता है कि पृथ्वीराज 26 साल की उम्र में मर गया था। 1166 में उसका जन्म है भाई, 1177 में जब वो राजा बना तब कितने साल का? 11। तो 66 में उसका क्या है? जन्म। 1192 में मर गया, कितने साल की उम्र है? 26। 26 साल के युवक को यह भी पता था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाना है। जो लोग लीक से हटके काम करते हैं वो याद किए जाते हैं। राजा योद्धा के रूप में याद किया जाए तो विग्राज चतुर्थ पृथ्वीराज से भी बड़ा है, पर हम विग्राज चतुर्थ को तब तक नहीं जानते जब तक हिस्ट्री ना पढ़े। हम पृथ्वीराज को तब भी जानते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते। इसका मतलब उसने आज के 900 साल पहले कुछ ऐसा अलग काम किया होगा कि आज भी हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। उन अलग काम में एक ये है कि 26 साल का युवक सोच रहा था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? अलग। दिल्ली के पास में एक किला बनाया, उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था? लिखो। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दरबारी विद्वान लिख लो। एक बंदे का नाम तो अपने पढ़ा हुआ है, चंद बरदाई। चंद बरदाई का वास्तव में नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। वो कौन सी? ये भी अपनी पढ़ी हुई है, पृथ्वीराज रास। अगले बंदे की स्टार लगा के लिखना, जयानक। और इस जयानक की वो फेमस किताब है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वीराज विजय। कश्मीरी ब्राह्मण था, इसने ये शानदार किताब लिखी। तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों में से यदि कोई हिस्ट्री के लिहाज से अच्छी बुक मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है? पृथ्वीराज विजय ज्यादा अच्छी मानी जाती है। 3-4 विद्वान और थे जिनकी किताबों का हमें नहीं पता, पर इसके दरबार में थे तो याद रखना।
वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, और आसाधर। है ना, एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, तीनों चारों नाम एक साथ देके और फिर पूछा ये किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज। क्या क्या नाम बताओ देखे? वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर। चंद्रबरदाई ने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज रासो। जयानक ने कौन सी बुक लिखी? तो बहुत अच्छी किताब है, खूब सारी बातें बताती है। पर जयानक वाली पृथ्वीराज विजय में एक समस्या है कि पृथ्वीराज विजय 1191 पे जाके समाप्त हो जाती है। कहां पे जाके समाप्त हो जाती है? 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज जीत गया, हैप्पी एंडिंग। ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता ही नहीं है। यदि ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता तो हमें ज्यादा सच्चाई पता होती कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी। तब ये ऐसा माना जाता है कि शायद पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के ले गए तो बहुत बुरा मारा होगा उन्होंने, इसलिए जयानक लिखना ही नहीं चाहता। वो अपने हीरो के बारे में कोई भी बुरी बात करना उसके जीव ही नहीं मान रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे MS धोनी वाली मूवी है। MS धोनी वाली मूवी आई थी 2016 में। कब आई थी? एंड होती है 2011 पर। 2011 में धोनी वर्ल्ड कप जीतता है, बस वो लास्ट सीन है उसका कि उधर धोनी बैटिंग कर रहा है, रवि शास्त्री की कमेंट्री सुनाई देती है कि धोनी छक्का मारता है, धोनी फिनिशेज इन हिज स्टाइल, पार्टी बिगिंस इन द वो ड्रेसिंग रूम, बस इतना ही आता है। उसके बाद मूवी क्या हो जाती है? समाप्त। 2011 से 2016 के बीच का धोनी की कोई भी जानकारी इस मूवी में, क्योंकि धोनी रन नहीं बनाए, इसलिए मूवी वाला भी धोनी के बारे में वो बातें बताना, हैप्पी एंडिंग करो यार, जीत गए बस खत्म। तो जयानक भी वहां पे ले जाके छोड़ देता है। देखो पृथ्वीराज की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज। कौन सा किला बनाया? अभी किला लिखा हमने पिथौरागढ़, इसलिए उपाधि है राय पिथौरा। क्या उपाधि है? राय। पिथौरा का राय, राय मतलब राजा। एक उपाधि है दल पुंगल। दल का मतलब होता है सेना, पुंगल का मतलब जीतने वाला। जैसे हम पढ़ते हैं दल थंबन, जैसे हमने एक पढ़ा होगा विजय कटकातु, तो कटक कटक का मतलब सेना, दल का मतलब भी सेना। दल पुंगल सेना जीतने वाला, एक प्रकार से सेनाओं का विजेता, युद्ध का विजेता। तो दो उपाधि क्या क्या बताओ देखे? राय पिथौरा और दल। पानी वानी पिया हुआ।